नेपाल का सच, जातिवाद और सत्ता परिवर्तन। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेपाल की, जहाँ हाल ही में सत्ता परिवर्तन ने दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बदलाव की जड़ में एक ऐसी सच्चाई है जो सदियों पुरानी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जातिवाद की। आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे नेपाल में जातिवाद सत्ता के खेल को प्रभावित कर रहा है। कहानी शुरू होती है नेपाल के एक छोटे से गांव से, जहाँ रहता है रमेश, एक युवा दलित लड़का। रमेश मेहनती है, सपने देखता है कि एक दिन वह अपने गांव का सरपंच बनेगा। लेकिन हर बार उसका सपना टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग, जो उच्च जाति से हैं, कहते हैं रमेश, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम सत्ता में आओ। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं, बल्कि नेपाल के लाखों दलित और हाशिए पर खड़े लोगों की हकीकत है। सितंबर 2025, काठमांडू की सड़कों गूंज रही थी। हजारों युवा सड़कों पर उतर गए। वजह, सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने का बहाना बताया, लेकिन युवाओं का गुस्सा भड़क गया। हैशटैग नेपोकी हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जिसमें लोक सत्ता के भ्रष्टाचार और विलासिता को उजागर कर रहे थे। रमेश भी इस भीड़ का हिस्सा था, लेकिन उसका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बयान तक सीमित नहीं था। वह उस व्यवस्था से तंग था जहाँ उच्च जाति के नेता जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय 91% सत्ता पर काबिज थे, जबकि दलितों को सिर्फ तिरस्कार मिलता था। साल 2024-25 में दलितों के खिलाफ 31 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई। रमेश जैसे युवकों का मानना था कि यह सत्ता परिवर्तन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस जाति व्यवस्था के खिलाफ भी था जो उन्हें दबाए रखती थी। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि संसद भवन में आग लगा दी गई। कम से कम 30 लोगों की जान गई। सेना ने दखल दिया और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल उठता है, क्या यही सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत थी, या इसके पीछे जातिवाद की गहरी जड़ें भी थी? कुछ लोग इसे राजशाही की वापसी से जोड़ रहे थे, जो हिंदू राष्ट्र और उच्च जाति के वर्चस्व की मांग कर रहे थे। रमेश अपने गांव लौटा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सत्ता परिवर्तन वाकई बदलाव लाएगा? नेपाल में 2008 से अब तक 14 सरकारें बदल चुकी है, लेकिन जातिवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं। दलित और जनजाति समुदाय अब भी सत्ता से बाहर है। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठाएगा, ताकि अगली बार सत्ता सिर्फ उच्च जातियों की न हो, बल्कि सबकी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, बल्कि नेपाल के उन लाखों लोगों की है जो जातिवाद के बोझ तले दबे हैं। सत्ता बदलती है, चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन क्या व्यवस्था बदलेंगी? नेपाल को सच्चा बदलाव तभी मिलेगा जब समावेशी प्रतिनिधित्व होगा, जब दलित, जनजाति और हर समुदाय को सत्ता में बराबर का हक मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल में जातिवाद का अंत हो पाएगा? कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।
नमस्ते, जय।